कैसे हैं आप सब। मिलते हैं अपने वीडियो में। तो आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे रहिए और एग्ज़ाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से करते रहिए ताकि इस साल आपको सरकारी जॉब सबसे पहले मिले। ठीक है, तो इसके लिए हम भी मेहनत कर रहे हैं, आप भी मेहनत कीजिए। ठीक है, तो जो हमारे चैनल पे नए आए हैं वो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलें ताकि और साथ ही ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी की वीडियो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन जाए और आप सब मन लगा के पढ़ाई कर सकें, आगे बढ़ सकें। और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं इस साल आप सभी बहुत अच्छे नंबरों से पास हो। ये करंट अफेयर है दिसंबर के 2021 के, तो इससे ज़रूर क्वेश्चन आएंगे आप सबके। इस ऐप के माध्यम से मैं आप सभी को इन क्वेश्चन के आंसर और सवाल दे रही हूँ। ठीक है, इनसे जुड़े हुए तथ्यों को भी शामिल कर रही हूँ। ठीक है, तो आप सब ध्यान से पढ़िएगा। चलते हैं अपनी वीडियो की ओर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि ऊर्जा दक्षता सेवाओं यानी EESL की CEO कौन बनी। आपको बताना है कि EESL की CEO कौन बनी। सबसे पहले आप सब वीडियो को पॉज करें और देखें 10 में से आप कितने आंसर बिल्कुल सही दे रहे हैं, कमेंट में लिखकर हमें बताएं। ठीक है, चलो तो हम बताते हैं। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, वैशाली गुप्ता, विजय लक्ष्मी शर्मा या राधिका झा, इनमें से कोई नहीं। तो ठीक है, EESL की CEO बनी है राधिका झा। ठीक है, इनसे जुड़े तथ्य हैं कि राधिका झा को राज्य द्वारा संचालित ऊर्जा दक्षता सेवाओं यानी एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस, ठीक है, EESL में मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, EESL देश में ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे NTPC पावर ग्रिड पावर फाइनेंस कॉर्प ऑफ REC के बीच एक संयुक्त उद्यम है। ठीक है, तो इससे जुड़े जानकारी आप ज़रूर जान लें। ये है EESL का फुल फॉर्म, एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज। ठीक है, तो आप सबको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्लीज़ जो मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हो वो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि सबसे पहले वीडियो आप तक पहुँचे। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वायलेट बरुआ किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिरीक्षक बनी। तो आप सब वीडियो पोस्ट करके आंसर ज़रूर देना। ठीक है, आपको बताना है असम की थी, त्रिपुरा की बनी या मध्य प्रदेश की या महाराष्ट्र की। तो ये शायद असम की थी। हाँ, राइट आंसर है। इससे जुड़े तथ्य हैं कि भारतीय पुलिस सेवा IPS के अधिकारी IPS वायलट बरुआ असम पुलिस की पहली महिला अधिकारी हैं जिन्हें महानिरीक्षक पद पर पदोन्नति दी गई है। ठीक है, असम सरकार के गृह विभाग ने आधिकारिक अधिसूचना जारी कर बरुआ को प्रोन्नति दी है। उन्हें उनकी विशिष्ट सेवा के लिए इस साल राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा आप सब कि इनको विशिष्ट सेवा यानी राधिका झा को विशिष्ट सेवा के लिए इस साल
राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया था 2021 में 31 दिसंबर को। ये क्वेश्चन है, ठीक है, मैं रिलेटेड है दिसंबर से, ठीक है। बरुआ के महानिरीक्षक पद पर नियुक्ति 1 जनवरी 2022, देखो 1 जनवरी 2022 को से प्रभावित होंगी, ठीक है, प्रभावी होंगी, सॉरी मतलब प्रभावी होंगी मतलब कार्य करेंगे, ठीक है। बरुआ के महानिरीक्षक पद पर नियुक्त 1 जनवरी 2022 से प्रभावी होंगी। असम पुलिस की सबसे वरिष्ठ महिला IPS अधिकारी मौजूदा समय में कोकराझार जिले में BTAD की उप महानिरीक्षक पद पर तैनात हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये सारे तथ्य आप सभी को याद रखने हैं ताकि क्वेश्चन कैसे भी आए आंसर आपके माइंड में हर तरह से सेट होना चाहिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हाल ही में किसे जर्नलिस्ट, ठीक है, हाल ही में किसे जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 यानी 2020 किसे मिला? आपको बताना है कि जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड 2020 में किसे मिला था, ठीक। रवीश कुमार को, दानिश सिद्दीकी को, अंजना कश्यप को, सुधीर चौधरी को। तो ये मिला था दानिश सिद्दीकी को, ठीक है। ये इनसे जुड़े तथ्य हैं कि फोटो पत्रकार दानिश सिद्दीकी को मुंबई प्रेस क्लब द्वारा 2020 के लिए मरणोपरांत जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ठीक है। भारत के मुख्य न्यायाधीश NV रमणा ने डिजिटल कार्यक्रम में वार्षिक रेड इंक अवार्ड्स फॉर एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म प्रदान किया। यह अवार्ड दानिश की पत्नी फैक्ट्रिक सिद्दीकी ने लिया, ठीक है, याद रखिएगा। दानिश सिद्दीकी की पत्नी ने अवार्ड लिया है, दानिश ने नहीं लिया किसी कारणवश, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि अवार्ड अगर कहा जाए दानिश सिद्दीकी को जो जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था वह उनके परिवार के किस सदस्य ने लिया था, तो आप बता सकते हैं कि यह दानिश की पत्नी फैक्ट्रिक सिद्दीकी ने लिया है मतलब, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले हम कहेंगे कि हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलें। साथ ही ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि मेरी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलो प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हाँ, अगला प्रश्न है 4। हाल ही में कहाँ सुराई इको टूरिज्म जोन का उद्घाटन किया गया है? मतलब आपको बताना है कि जो सुराई इको टूरिज्म जोन है ये किस देश में है। तो ये हिमाचल प्रदेश में, लद्दाख में है, जम्मू कश्मीर या उत्तराखंड में। आप सबको बताना इन 4 में से कहाँ है। मुझे लग रहा है ये उत्तराखंड में है, तो मेरा आंसर सही हो गया। तो आप सब भी देखिए कितने आंसर आप सबके सही हो रहे हैं और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि 10 में से आपके कितने प्रश्न सही हुए, ठीक है। आपको भी पता चलेगा कि आप कितनी पढ़ाई कर रहे हैं। तो इससे जुड़े तथ्य हैं कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा में सुराई इको टूरिज्म जोन में जंगल सफारी का शुभारंभ किया, ठीक, जंगल सफारी का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने जंगल सफारी भी की। सुराई इको टूरिज्म जोन्स प्रदेश का पहला ऐसा इको टूरिज्म जोन है जहां पर्यटन जंगल सफारी का लुत्फ उठा सकेंगे, ठीक है। पहला, आपको ये याद रखना है कि ये पहला है, ठीक है। पहला जोनस प्रदेश का पहला इको टूरिज्म जोन है, ठीक है, जहाँ पर्यटन
जंगल सफारी का लुत्फ़ उठा सकेंगे। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि उत्तराखंड में पहला वन चिकित्सा केंद्र खोला गया है। भारत का पहला लाइकेन पार्क उत्तराखंड में खोला गया है। तो आपको अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का पहला लाइकेन पार्क कहाँ खोला गया, तो आप बता सकते हैं कि भारत का पहला लाइकेन पार्क उत्तराखंड में खोला गया। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5, हाल ही में भारतीय कॉरपोरेट मामलों के संस्थान के महानिदेशक एवं सीईओ के रूप में किसे नामित किया गया है। मतलब आपको याद रखना है कि भारतीय कॉरपोरेट मामलों के संस्थान के महानिदेशक एवं सीईओ के रूप में किसे नामित किया गया है। तो इसमें 3-4 नाम हैं, मोहम्मद मुस्तफ़ा, प्रवीण कुमार, अरुण कुमार, गोयल बिराली। मेरा तो ऑप्शन है प्रवीण कुमार। ठीक है, तो इससे जुड़े तथ्य हैं कि भारत ने प्रवीण कुमार IAS पूर्व सचिव कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की भारतीय कॉरपोरेट मामलों के संस्थान, मतलब कॉरपोरेट इंग्लिश में है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स। ठीक है, तो हाफ में कहा जाता है IICA का फुल फॉर्म ये था, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स। ठीक है, के महानिदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद पर नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। IICA की स्थापना के प्रस्ताव को वर्ष 2007 में योजना आयोग द्वारा अनुमोदित किया गया था। ठीक है, ये आपको याद रखना है, किसके द्वारा अनुमोदित किया गया था, तो योजना आयोग द्वारा अनुमोदित किया गया था। इसकी स्थापना 2008 में मानेसर हरियाणा में हुई थी। अगर पूछा जाए कि IICA की स्थापना कहाँ हुई थी, तो आप बता सकते हैं कि कब हुई थी, तो 2008 में, और कहाँ हुई थी, तो मानेसर हरियाणा में हुई थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम अपने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री मोहम्मद हुसैन रोबल को निलंबित किया गया है। ठीक है, अब आप वीडियो पुश करके आंसर ज़रूर दीजिएगा और कमेंट में मुझे बताइएगा आप सब कितने आंसर सही हुए हैं। ठीक है, ताकि हम और क्वेश्चन ला सकें। तो इसमें आप बताइए कि मोहम्मद हुसैन को रोबल को निलंबित किया गया था, वो किस प्रदेश के थे, मतलब किस देश से थे, तो वो थे रोमालिया देश के। ठीक है, इससे जुड़े तथ्य हैं कि रोमालिया प्रधानमंत्री मोहम्मद हुसैन रोबल को निलंबित कर दिया गया। ठीक है, ज़मीन की चोरी में शामिल होने के आरोपों का सामना कर रहे प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति मोहम्मद अब्दुल्लाही फरमाजो ने निलंबित कर दिया है। ठीक है, मोहम्मद रोबल ने राष्ट्रपति पर तख्ता पलट की कोशिश करने का आरोप लगाया। ठीक, और कहा वह पद पर बने रहेंगे। उन्होंने सुरक्षा बलों से मिस्टर फरमाजो के बजाय उनसे आदेश लेने का आग्रह किया। फरमाजो का कार्यकाल आधिकारिक तौर पर फरवरी में समाप्त हो गया था, लेकिन एक नए पदाधिकारी को चुनने के तरीके पर असहमति के कारण इसे बढ़ा दिया गया। ठीक है, तो रोमानिया के जो ये थे, इनको निलंबित किसने किया था, तो आप बता सकते हैं मोहम्मद अब्दुल्लाही फरमाजो। ठीक है, ने निलंबित किया था इनको, किस कारण से, तो उससे जुड़े सभी तथ्यों को आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा ताकि आपके पेपर में जैसे भी सवाल आए आप जवाब दें। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले हम कहेंगे मेरे चैनल को अगर जिस किसी ने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि मेरी वीडियो की सबसे पहले जानकारी आप तक पहुंचे। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर आने वाले हैं, तो आप सभी इसको ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो केंद्र सरकार ने किस राज्य से इस्पा हटाने के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित की है। केंद्र सरकार ने किस राज्य से इस्पा हटाने के लिए
उच्च स्तरीय समिति गठित की है? ये आपको बताना है। तो ये नागालैंड ने की है, ठीक है, ठीक है, उच्च स्तरीय समिति की गठित की है इस्पा ने, ये नागालैंड में, ठीक है। इससे जुड़े तथ्य हैं कि भारत सरकार ने नागालैंड में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम अस्पा सॉरी ये कह नहीं पा रही हूँ मैं, अस्पा को वापस लेने की मांग को देखने के लिए एक 5 सदस्यीय समिति गठित करने का निर्णय लिया है। भारत के महापंचीक और जनगणना आयुक्त विवेक जोशी, जनगणना आयुक्त अगर पूछा जाए तो आपको याद रखना है कि ये हैं आयुक्त विवेक जोशी। इनका नाम क्या है जनगणना आयुक्त का? विवेक जोशी की अध्यक्षता वाली समिति 45 दिनों के भीतर अपनी सिफारिशें देंगी, ठीक है। गृह मंत्रालय में अपर सचिव पीयूष गोयल, गृह मंत्रालय के अपर सचिव कौन है? तो पीयूष गोयल हैं। इनके सदस्य सचिव होंगे, ठीक है। नागालैंड के मुख्य सचिव और डीजीपी और असम राइफल्स में डीजीपी समिति के अन्य सदस्य होंगे, ठीक है। तो इससे जुड़े तथ्य आप सभी ध्यान से याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय सेना ने किस राज्य में क्वांटम लैब की स्थापना की? तो क्वांटम लैब की स्थापना किस देश में की गई है? ये आप सबको याद रखना है कि मध्य प्रदेश में की गई है क्वांटम लैब की स्थापना, ठीक है। भारतीय सेना, इससे जुड़े तथ्य हैं कि भारतीय सेना ने अनुसंधान और प्रशिक्षण का नेतृत्व करने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय NSCS के सहयोग के मध्य प्रदेश के महू में दूरसंचार इंजीनियरिंग के सैनिक कॉलेज में क्वांटम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब की स्थापना की है, ठीक है। कहाँ की है? तो आप बता सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब की स्थापना की है सैन्य कॉलेज में क्वांटम, ठीक है। जनरल MM से भारतीय सेना के चीफ ऑफ स्टाफ नरवणे ने स्थिति का आकलन करने और प्रयोगशालाओं की तकनीकी अनुसंधान का निरीक्षण करने के लिए सुविधा का दौरा किया, ठीक है। अग्रिम क्षेत्रों में 140 से अधिक तैनाती और व्यवसाय और शैक्षणिक से सक्रिय सहायता के साथ भारतीय सेना ने उसी विश्वविद्यालय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI केंद्र बनाया है, ठीक है। साइबर युद्ध प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए एक अत्याधुनिक साइबर रेंज और साइबर सुरक्षा प्रयोगशालाओं का उपयोग किया जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ऑपरेशंस में सेना की भागीदारी की कल्पना पिछले अक्टूबर में आयोजित इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम और राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक सम्मेलन में की गई थी, ठीक है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो प्लीज़ आप सब याद रखिएगा। क्वेश्चन कैसे भी आए आंसर होना चाहिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने महंगाई भत्ता 17% बढ़ाकर 21% करने का आदेश दिया? तो ये है तमिलनाडु की सरकार। पुश करके वीडियो जरूर आंसर दीजिए, कमेंट में बताइए कितने आंसर आपके सही हुए। इससे जुड़े तथ्य हैं कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने सरकारी कर्मचारियों, अध्यापकों एवं पेंशनभोगियों को 1 जनवरी 2022 से 14% की बढ़ी हुई दर से महंगाई भत्ते के भुगतान का आदेश दिया, ठीक है। इसके साथ ही स्टालिन ने C एवं D श्रेणी के कर्मचारियों को पोंगल और मौके पर 3,000 रुपये
विशेष वेतन श्रेणी वाले कर्मचारियों को 1,000 रुपये और पेंशनभोगियों को 500 रुपये का त्योहारी उपहार देने की घोषणा की। तमिलनाडु का मुख्य त्यौहार पोंगल 14 फरवरी तो अगर आपको ये तो ज़रूर याद रखना है कि तमिलनाडु का जो मुख्य त्यौहार है पोंगल, वो कब मनाया जाता है। तो आपको याद रखना है कि ये 14 जनवरी को मनाया जाता है। अगर पूछा जाए कि पोंगल किस राज्य का त्यौहार है, तो आप बता सकते हैं तमिलनाडु का त्यौहार है पोंगल। ठीक है, ये जो 14 जनवरी को मनाया जाएगा, मनाया जाता है। ठीक है, राज्य सरकार की तरफ से जारी आदेश के मुताबिक महंगाई भत्ते को 17% से बढ़ाकर 31% करने की सरकारी खजाने पर 8,724 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। वहीं पोंगल पर त्यौहार में दी जाने वाली राशि का सम्मिलित भार 161.56 करोड़ रुपए होगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किसने ड्रग फ्री इंडिया कैंपेन शुरू किया? तो ड्रग फ्री इंडिया कैंपेन शुरू किया है अमित शाह ने। सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गया, मैं अमित शाह पे क्लिक करना चाह रही थी। आप सभी को बता दूं, जो इसमें रेड लाइन शो कर रही है, इसका रेड लाइन का मतलब होता है कि आंसर गलत है, और ग्रीन लाइन का मतलब ग्रीन लाइन में लिखे हुए नाम यानी इनका आंसर सही है। ठीक है, तो ये है अमित शाह। ठीक है, भारत को नशा मुक्त करने के उद्देश्य से अमित शाह द्वारा नई दिल्ली में ड्रग फ्री इंडिया अभियान शुरू किया गया है। ठीक है, आप सभी को ये सब प्रश्न याद रखने हैं और इनसे जुड़े तथ्य भी याद रखने हैं, ताकि प्रश्न पूरी तरह से आपको याद हो जाए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको सभी सरकारी नौकरियों में काम देंगे, वो चाहे रेलवे के हों, चाहे एसएससी में हो, एमडीएस में हो, या सीजीएल में हो, रेलवे की किसी भी विभाग में हो, आईएएस हो, बीसीएस हो, किसी भी रैंक में हो, आप सभी को प्रश्न याद रखने बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ प्रश्न उत्तर याद रखिए, और मेरे चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। साथ ही आल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, बेल ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि सभी मेरी वीडियो की सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचें। ठीक है, और मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, एक बात और, जिसको आप उचित समझें कि ये जानकारी उन तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है, तो प्लीज़ उन तक ये जानकारी शेयर करें, लाइक करें अच्छी वीडियो लगे तो, और नए हो तो सब्सक्राइब करें। तो बाय बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर ऑल। देखिए 9 आंसर सही है, एक गलत हो गया, वो गलत नहीं था, गलती से मिस्टेक हो गया था। ठीक है, ये, और हाँ, आप सभी चाहें तो ये ऐप डाउनलोड करें, और ऐप का नाम है 80,000 GK क्वेश्चन हिंदी। ओके, सो आप सब डाउनलोड करें और इससे मन लगा पड़ें। बाय, टेक केयर ऑल।